हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर रहे थे। आज इस लेक्चर में हम ये रेलवे इंजीनियरिंग और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 में मेरी 8th रैंक थी। ये मेरा रोल नंबर आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये सब एग्जाम भी मैंने क्लियर किए हुए हैं। ये शो करने का पर्पज़ ये है कि जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो इन सब एग्जाम के लिए सफिशियंट है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन हैं, उनको हम इसमें नहीं कर रहे। वे जो बेसिक क्वेश्चन है वे आपने वैसे भी जो आपने पढ़ी होगी थ्योरी वगैरह उससे आप कर दोगे। जो थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन हैं या रूटीन के अंदर हम नहीं पढ़ते उसी टाइप के क्वेश्चन को हम इसमें कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग का आपको एंगल दिया हुआ है। क्रॉसिंग क्या होती है रेलवे के अंदर आपको पता है। एक रेलवे का ट्रैक ये जा रहा है और दूसरा ट्रैक मान लो ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम क्रॉसिंग बोलेंगे कि दो लाइन आपस में क्रॉस कर रही हैं। तो जो नंबर ऑफ क्रॉसिंग होगा जिसको हम एन बोलते हैं, जो सेंटर लाइन मेथड है उसके हिसाब से उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा दोस्तों हाफ कोट अल्फ़ा बाय 2। अब आपको ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ क्रॉसिंग एन जो ये कह रहा है ये होती क्या है और इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसके कई मेथड होते हैं। एक तो जैसे ये कोल मेथड हो गया, सेंटर लाइन मेथड, आइसोसेलेस ट्रायंगल मेथड। तो ये सब मेथड होते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ क्रॉसिंग होती क्या है। तो दोस्तों जो नंबर ऑफ क्रॉसिंग का फॉर्मूला होता है स्प्रेड एट द लेग ऑफ क्रॉसिंग डिवाइड बाय लेंथ ऑफ क्रॉसिंग एट द थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। तो जो नंबर ऑफ क्रॉसिंग होता है ये इन दोनों चीज़ों का रेशो होता है। जैसे आप ये डायग्राम देखिए, इसके अंदर आपको क्रॉसिंग दिखाई हुई है, दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो ब्लैक कलर में है, डार्क ब्लैक कलर में, उसको देखिए। तो जो इसके अंदर अल्फ़ा एंगल बन रहा है ये क्रॉसिंग का एंगल है। और इसके अंदर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक टीएनसी एक एएनसी। टीएनसी का मतलब है थ्योरेटिकल जो नोज ऑफ क्रॉसिंग, यानी कि ये दो लाइनें एक्चुअल में अगर ये चल रही होती तो ये कहाँ पे आपस में एक दूसरे से मिलती, टीएनसी के ऊपर, थ्योरेटिकल नोज के ऊपर। लेकिन आगे से हमने इसको कट कर दिया थोड़ा सा, तो ये कहाँ पे मिल रही हैं, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग पे। और जो हम इसे कह रहे हैं नंबर ऑफ क्रॉसिंग, वो किस चीज़ का रेशो है, जो स्प्रेड है डिवाइड बाय जो लेंथ है। जैसे कि ये आपकी क्रॉसिंग है, ये क्रॉसिंग है। इसके डायग्राम में देखते हैं, इसमें देखिए आप, जैसे ये आपकी क्रॉसिंग होने लग रखी है, ठीक है, एक लाइन ये है, यहाँ पे क्रॉसिंग बन गई। तो स्प्रेड क्या है, स्प्रेड यानी कि जो ये फैलाव है ये वाला स्प्रेड डिवाइड बाय जो इसकी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी लेंथ है। इन दोनों चीज़ के रेशो को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ये नंबर ऑफ क्रॉसिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ क्रॉसिंग। और इसको निकालने के हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि ये कोल मेथड है और इसको हम इंडियन रेलवे में यूज़ करते हैं। इंडियन रेलवे में कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कोल मेथड यूज़ करते हैं। और इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल मेथड भी इसको बोलते हैं। तो जो ये अल्फ़ा है, जो यहाँ पे एंगल बनता है इन दो लाइनों के बीच में, दो लाइन यहाँ आपस में टकरा रही है, तो ये अल्फ़ा एंगल बन रहा है। तो नंबर ऑफ क्रॉसिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एन इज इक्वल टू कोट अल्फ़ा। तो कोल मेथड है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, कोट अल्फ़ा। कोल मेथड में कोट अल्फ़ा। और ये कहाँ यूज होती है, इंडियन रेलवे में यूज होती है। और हमसे पेपर में किसके बारे में पूछा था, सेंटर लाइन मेथड। तो एक सेंटर लाइन मेथड होता है, उसके अंदर क्या करेंगे हम, उसमें हम यहाँ बीच में एक सेंटर लाइन वो कर देते हैं। तो ये अल्फ़ा एंगल था वो अल्फ़ा बाय 2 हो जाता है। वो अल्फ़ा एंगल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बाय 2। और जो इसका फॉर्मूला है वो आप याद रख सकते हो, एन इज इक्वल टू हाफ कोट अल्फ़ा बाय 2। एन इज इक्वल टू हाफ कोट अल्फ़ा बाय 2। और ऐसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल मेथड होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ कोसेक अल्फ़ा बाय 2। तो ये अलग अलग फॉर्मूले हैं, आपको ये याद कर लेना। आप इतने मुश्किल नहीं है याद करने, जो ये फॉर्मूले बताए हैं बस ये आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूले। और इंडियन रेलवे में कोल मेथड, बस इसको याद कर लेना। और जो है फॉर्मूला है नंबर ऑफ क्रॉसिंग क्या होती है वो तो आप समझ ही गए होगे, जो स्प्रेड है उसका और डिवाइड बाय जो उसकी लेंथ है। स्प्रेड यानी कि फैलाव, यानी कि ये वाली चीज़, डिवाइड बाय जो इसकी ये वाली लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट क्वेश्चन फॉर ए ब्रॉड गोज वुडन स्लीपर ऑफ साइज दिया हुआ वुडन स्लीपर का। और आपको ये स्पेसिंग दी हुई है कि 75 सेंटीमीटर स्पेसिंग है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, आपको डेप्थ ऑफ ब्लास्ट क्वेश्चन बताना है। एक स्लीपर ये है, दूसरा स्लीपर ये है, इस टाइप से हैं ये, ठीक है। आप
इमेजिन करना है इनको, आप साइड से देख रहे हो इनको। तो इनके नीचे जो हम ब्लास्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो ग्रेवल टाइप के होते हैं, आपने रेलवे में ग्रेवल देखे होंगे ना, तो जो ये ब्लास्ट का क्वेश्चन होता है इसकी हम कितनी डेप्थ प्रोवाइड करेंगे, तो उस डेप्थ का हमारे पास फॉर्मूला होता है S-W डिवाइड बाई 2। एस क्या है, एस आपकी स्पेसिंग है, और W क्या है, जो विड्थ है। एस आपकी क्या है, ये दो स्लीपर हैं, इनकी सेंटर से टू सेंटर जो स्पेसिंग है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एस बोल रहे हैं। और एक स्लीपर की जो ये विड्थ है इसको हम क्या बोल रहे हैं, W बोल रहे हैं। तो जो डेप्थ ऑफ ब्लास्ट क्वेश्चन आप ये प्रोवाइड करोगे, जो ये डेप्थ है ये आप कितनी प्रोवाइड करोगे, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, S-W/2। और ऐसा क्यों आता है, क्योंकि हम 45 डिग्री पे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ एज्यूम करते हैं। और आप इस चीज़ को आप खुद भी देख सकते हो, ऐसे लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपको ये वाली डेप्थ बतानी है कितनी हो जाएगी, S-W। S-W क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की स्पेसिंग, और उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये आपका डेप्थ ऑफ ब्लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन में आपको स्लीपर की स्पेसिंग भी दी थी और विड्थ भी पता थी आपको, तो आपको बस इसमें पुट करना था और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, प्री में आने के चांस हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और या उन्होंने वो बता दिया कि भाई जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्लीपर के नीचे, उसको हम कैसे एज्यूम करते हैं, 45 डिग्री पे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हम एज्यूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ L इज द लेंथ ऑफ रेल एंड R इज द रेडियस ऑफ कर्व, द वर्साइन H ऑफ ए कर्व। तो जो वर्साइन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्साइन इज इक्वल टू L² डिवाइड बाई 8R। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत जगह यूज आएगा। और आपको पता होना चाहिए वर्साइन होता क्या है। तो जैसे ये आपको कर्व दी हुई है, तो इसमें जो ये वाला डिस्टेंस है, कौन सा, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम वर्साइन बोलते हैं, इसको हम वर्साइन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्साइन। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, रेलवे में नहीं, इस फार्मूले का यूज करके आप हाईवे के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो जो वर्साइन का फॉर्मूला कितना हुआ, L² डिवाइड बाई 8R। और ये L क्या है, L आपकी जो कोड की लेंथ हो गई है L, और रेडियस तो आपको पता ही है रेडियस, तो आपको ये स्मॉल h निकालना था। इस क्वेश्चन में h लिखा हुआ है, वैसे वर्साइन को हम V से डिनोट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, L² बाई 8R। और अगर आपको दूसरे तरीके से निकालना हो तो आप कैसे निकाल लोगे, अगर आपको ये एंगल अल्फ़ा पता हो तो इस वर्साइन को हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, R1 माइनस ये R है, तो ये कोस अल्फ़ा बाय 2 हो जाएगा, R1 माइनस कोस अल्फ़ा बाय 2। तो वर्साइन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर सिंपल फॉर्म में लिखना चाहो तो L² बाई 8R। दोनों में से आपको कोई से भी तरीके से निकालने को पेपर में दे सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर करेक्शन फॉर द रनवे लेंथ। तो जो एयरपोर्ट होता है, रनवे लेंथ होती है, उसके लिए हमें कौन कौन सी करेक्शन लगानी पड़ती हैं, तो हमें एलिवेशन की, ग्रेडियंट की, टेम्परेचर की, ये तीनों करेक्शन हमें लगानी पड़ती हैं। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। दोस्तों जो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग है उससे आपका केवल एक ही क्वेश्चन बनता है, जो ये 30 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये आपको 3 करेक्शन पता होनी चाहिए कैसे लगाते हैं, और स्टैंडर्ड हम एयरपोर्ट का जो डिज़ाइन करते हैं रनवे लेंथ का, वो हम क्या करते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपकी पूरी एयरपोर्ट इंजीनियरिंग ख़त्म हो जाएगी। तो हम बेसिक रनवे लेंथ निकालते हैं। रनवे आपको पता क्या होती है, जो हवाई पट्टी होती है जिसके ऊपर एरोप्लेन उड़ के ऐसे टेक ऑफ करता है, तो वो आ गई रनवे लेंथ। तो हम कुछ चीज़ें एज्यूम करते हैं, क्या क्या एज्यूम करेंगे, ये जो रनवे है वो कहाँ पे, सी लेवल पे है। जो आप रनवे को डिज़ाइन कर रहे हो वो कहाँ पे है, सी लेवल के ऊपर है, मीन सी लेवल पे। और जो टेम्परेचर है वो कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। और जो रनवे है वो पूरा लेवल है, रनवे क्या है, लेवल, यानी कि बिल्कुल ऐसे समतल है, 0 डिग्री का ग्रेडियंट है। उसके अलावा नो विंड इज ब्लोइंग, कोई भी हवा नहीं चल रही है। और जो आपका एयरक्राफ्ट यानी कि हवाई जहाज है वो फुल कैपेसिटी के ऊपर लोडेड है। तो ये 5 एजम्पशन है, इनसे क्वेश्चन बनता है कि भाई टेम्परेचर हम कितना लेंगे, मीन सी लेवल पे लेते हैं, अल्टीट्यूड उसकी कितनी लेते हैं, अल्टीट्यूड यानी कि मीन सी लेवल पे, तो 0 मीटर हाइट हो गई उसकी, कोई हवा नहीं चल रही और एयरक्राफ्ट हमारा फुल लोडेड है, कोई हवा नहीं है और पूरे रास्ते में स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। लेकिन एक चीज़ बताइए, जो एयरपोर्ट होता है वो मीन सी लेवल के ऊपर थोड़ी ना होता है। जैसे दिल्ली में एयरपोर्ट है वो तो समुंदर से बहुत दूर है,
तो उसके लिए क्या मतलब हुआ, फिर हमें जो कैलकुलेशन करनी पड़ती होंगी, हमें कुछ करेक्शन लगानी पड़ती हैं ताकि हम एयरपोर्ट को जो किसी दूसरी जगह पे बना सकें। तो वे करेक्शंस क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली करेक्शन आती है करेक्शन फॉर एलिवेशन। ये आपको सीक्वेंस भी याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हम एलिवेशन की, एलिवेशन यानी कि हाइट डिफरेंस। आपने स्टैंडर्ड डिज़ाइन कर लिया मीन सी लेवल के हिसाब से, लेकिन मान लो दिल्ली में एयरपोर्ट बनाना है, वो 1000 मीटर अबव है मीन सी लेवल से, तो उसके लिए आपको क्या करेक्शन करनी पड़ेगी, हर 300 मीटर हाइट के लिए हम 7% लेंथ को इंक्रीज़ कर देंगे। मान लो आपने मीन सी लेवल के ऊपर यानी समुद्र के किनारे पे डिज़ाइन किया और उसकी लेंथ आई 2000 मीटर, रनवे की लेंथ आई 2000 मीटर, और आप किसी 300 मीटर हाइट अबव यानी कि मीन सी लेवल से 300 मीटर हाइट ऊपर आप उसका रनवे का डिज़ाइन करोगे, तो इसको कितने से इंक्रीज़ कर दोगे, 7% से, फॉर एवरी 300 मीटर। अगर 600 मीटर ऊपर होता तो कितना कर देते, 14%। अगर 150 होता तो कितना कर देते, 150 होता तो कितना करते हम 3.5% इसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर देते। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है ये, पेपर में इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है और बिल्कुल ईजी है। तो 4 या 5 नंबर अगर आपके फ्री के इस चीज़ से बन रहे हैं तो क्या दिक्कत है। तो हर 300 मीटर हाइट के लिए 7% हम उसको लेंथ को इंक्रीज़ कर देंगे। फिर आती है टेम्परेचर के लिए करेक्शन। टेम्परेचर करेक्शन में हम क्या करते हैं, आपने यहाँ पे जो लेंथ निकाल ली, शुरू में आपकी लेंथ थी L0, अब एलिवेशन करेक्शन के बाद आपकी लेंथ बन गई L1। अब आप जो करेक्शन लगाओगे वो किसके ऊपर लगाओगे, आप L1 के ऊपर लगाओगे या L0 के ऊपर, आप करेक्शन लगाओगे L1 के ऊपर। अब L0 आपको कोई मतलब नहीं है L0 से, अब आप L1 के ऊपर करेक्शन लगाओगे, ठीक है। तो आपको क्या निकालना पड़ता है, बेसिक एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर निकालना पड़ता है आपको दोस्तों क्या निकालना पड़ता है, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। और ये हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन बन सकता है कि जो एवरेज टेम्परेचर है पूरे महीने का प्लस जो मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस एवरेज टेम्परेचर डिवाइड बाय 3। टी ए क्या है, एवरेज टेम्परेचर, टी ए क्या है, एवरेज, और टी एम क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर। मान लो एवरेज टेम्परेचर था 30 डिग्री, मैक्सिमम टेम्परेचर था 40 डिग्री, तो फिर एवरेज डिवाइड बाय 3, तो ये कितना आ गया, तो 10 डिवाइड बाय 3 3.33, तो ये होगा 33.33। तो एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर कितना आ गया आपका, 33.33। और हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना लिया था, हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया था 15 डिग्री सेल्सियस। तो 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जितना भी टेम्परेचर होगा उसके लिए हम 1% इंक्रीज़ कर देंगे। हम कितना कर देंगे, 1% इंक्रीज़। फॉर एग्जांपल अगर आपका टेम्परेचर आ गया 20 डिग्री सेल्सियस, अगर आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना एज्यूम किया था, हमने स्टैंडर्ड किया था 15 डिग्री सेल्सियस, तो 5 डिग्री ज़्यादा है ये, तो 5% हम इंक्रीज़ कर देंगे लेंथ को, हम 5% लेंथ को इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये एजम्पशन आपको पता होनी चाहिए, 1% हम लेंथ को इंक्रीज़ कर देंगे फॉर एवरी 1% राइज इन टेम्परेचर। और एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर आपको निकालना है सबसे पहले, और 15 डिग्री से जितना भी ज़्यादा होगा उतने % आप करेक्शन लगा दोगे। और किसके ऊपर लगाओगे, जो आपने L1 निकाली है ना पहले स्टेप में, उसके ऊपर लगाओगे। इसके अंदर दोस्तों एक चीज़ और, जो हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर निकाला था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमने 15 डिग्री सेल्सियस लिया था, कहाँ पे लिया था, मीन सी लेवल पे लिया था। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हमने कहाँ लिया था, मीन सी लेवल के ऊपर लिया था। लेकिन अगर हम किसी और जगह पर डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा। आपको ये चीज़ पता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होता जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा अगर 1000 मीटर आपकी हाइट इंक्रीज़ हुई तो। 1000 मीटर अगर हाइट इंक्रीज़ होती है तो टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 500 मीटर की हाइट पे हो तो आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना रहेगा, 15 डिग्री सेल्सियस माइनस 6.5 डिग्री कम हो जाता है किसके लिए, हर 1000 के लिए। तो 500 के लिए कितना होगा, इतना, तो 502 जा, तो ये आ गया 3.2 कुछ, तो 15 में से 3 गया 12, 12 में से और ये कुछ गया तो 11.8, तो 11.8 कुछ आ जाएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका जो 500 मीटर की हाइट पे। तो इस टाइप से आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर निकालना भी आना चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहाँ पे निकाला था, वो 15 डिग्री सेल्सियस कहाँ लिया था, मीन सी लेवल के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर कम होता है, और कितना कम होगा,
6.5 डिग्री टेम्परेचर कम होगा एवरी 1000 मीटर की एलिवेशन के लिए। और आप एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर निकालोगे, वो कैसे निकालोगे? एवरेज टेम्परेचर प्लस जो मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस एवरेज डिवाइड बाय 3। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर से जितना ज़्यादा होगा उतने % आप करेक्शन अप्लाई कर दोगे, यानी कि लेंथ उसकी इंक्रीज कर दोगे। उसके अलावा एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, हमने अब तक 2 करेक्शन कौन कौन से निकाली? सबसे पहले निकाली हमने एलिवेशन के लिए, दूसरे टेम्परेचर के लिए। अब इन दोनों की जो कम्बिनेशन में लेंथ आई यानी करेक्शन आई वो 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एलिवेशन और टेम्परेचर करेक्शन किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका ऑब्जेक्टिव में पेपर में आता है। फिर हम आखिरी करेक्शन लगाते हैं ग्रेडियंट के लिए। आखिरी करेक्शन आप क्या लगाओगे? ग्रेडियंट के लिए हमने क्या एज्यूम किया था कि कितने डिग्री का ग्रेडियंट है? 0 डिग्री का, यानी कि बिल्कुल समतल फ्लैट ग्राउंड है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, 1% 1.5% के आसपास ऐसे ग्रेडियंट होता है। तो 1% ग्रेडियंट के लिए आप कितनी करेक्शन अप्लाई करोगे? 20%। 1% ग्रेडियंट के लिए कितनी करेक्शन अप्लाई करोगे? 20%। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट बना के आपका प्री में दे सकता है और किसी का कम्बिनेशन करके आपको मेंस में एक क्वेश्चन इसका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइडनिंग ऑफ गोज इज प्रोवाइडेड इफ डिग्री ऑफ कर्व इज। तो जो गोज होता है उसको हमें वाइड करना पड़ता है अगर डिग्री ऑफ कर्व किससे ज़्यादा हो? अगर 4.5 से ज़्यादा हो। गोज का क्या मतलब होता है ये तो आपको पता ही होगा भाई, ब्रॉड गेज, मीटर गेज। ये आपकी रेल है, एक रेल ये, दूसरी रेल ये, तो इनके बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है इसी को हम गेज बोलते हैं ना। तो इसको हमें इंक्रीज करना पड़ता है कर्व्स के ऊपर। कर्व यानी कि ऐसे जो एक कर्व है यहाँ पे हमें जो इनके बीच का डिस्टेंस है जैसे कि 1.676, तो हम उतना नहीं लेते, थोड़ा सा हमें इंक्रीज करना पड़ता है। तो वो हमें कब करना पड़ता है? अगर डिग्री ऑफ कर्व किससे ज़्यादा हो? 4.5 डिग्री से ज़्यादा की अगर कर्व है तो हमें ये वाइडनिंग ऑफ गोज करना पड़ता है, ये ब्रॉड गेज के केस में। उसके अलावा ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है? 1720 डिवाइड बाई आर। ये हम कब यूज करते हैं? जब 30 मीटर की चेन है। जब 30 मीटर की चेन है, अगर 20 मीटर की चेन होती तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा 1149 डिवाइड बाई आर। 30 मीटर की चेन में फॉर्मूला क्या होगा? 1720 डिवाइड बाई आर। तो इसमें बस आपको यही याद रखना, अगर डिग्री ऑफ कर्व 4.5% से ज़्यादा हो तो हमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमें गोज की प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे हाईवे में हमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग करनी पड़ रही थी वैसे ही इसमें है। और जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहले इसे क्वेश्चन बन चुका है। 13b + l का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। 13b + l का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। इसके अंदर ये सब चीज़ें क्या है? जो बी है, बी क्या है? व्हील बेस ऑफ द व्हीकल। बी क्या है? व्हील बेस ऑफ द व्हीकल, जो कि ब्रॉड गेज के लिए हम 6 मीटर लेते हैं। ब्रॉड गेज के लिए हम कितना लेते हैं? 6 मीटर लेते हैं। एल क्या है? लैप ऑफ फ्लैंज इन मीटर। एल क्या है? लैप ऑफ फ्लैंज इन मीटर। और इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, 0.02 DH + h²। लैप ऑफ फ्लैंज क्या है? 0.002 DH + h²। अब ये लैप ऑफ फ्लैंज क्या होता है? रेलगाड़ी का पहिया कैसा होता है? जैसे आप इन पे जाओ ना, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पे, तो आप एज ए सिविल इंजीनियर आपको ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए कि रेल का पहिया कैसा है, ट्रैक कैसा है, स्लीपर कैसे हैं, कहाँ पे बेल्ट हैं, फिश प्लेट कैसे लगाई हुई हैं। तो ये रेल का पहिया होता है। अब ये लैप ऑफ फ्लैंज क्या है? जो ये यहाँ पे निकला हुआ हिस्सा है ना रेल के पहिए में, तो इसको आप क्या बोलोगे? लैप ऑफ फ्लैंज। और इसका फॉर्मूला ये होता है 0.02 ब्रैकेट में DH + h²। डी क्या है आपके पास? डाया ऑफ द व्हील। और स्मॉल h क्या है? डेप्थ ऑफ फ्लैंज बिलो टॉप ऑफ द रेल। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग का क्वेश्चन आपका बनता है, ये फॉर्मूला आ सकता है 13b + l का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। बी आपको पता चल गया कि व्हील बेस की लेंथ 6 मीटर, और एल क्या है? लैप जो हो गया, आर तो रेडियस होता ही है, और लैप का फॉर्मूला 0.02 DH + h²।
डी डाया वो हो गया जो रेलगाड़ी के पहिया का डाया है, और स्मॉल एच क्या हो गया, डेप्थ ऑफ फ्लैंज बिलो टॉप ऑफ द रेल। और एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम कब प्रोवाइड करेंगे, जब डिग्री ऑफ कर्व 4.5% से ज़्यादा हो ब्रॉड गेज के केस में। और एग्जैक्टली बात करें तो 4.9, एग्जैक्टली 4.9, और हमारे क्वेश्चन में 4.9 था नहीं, तो इसलिए हमने 4.5 को सिलेक्ट किया। जैसे हाईवे के अंदर जब कर्व होती हैं तब हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वहीं रेलवे के केस में है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कांट एफिशिएंसी इफ मैक्सिमम स्पीड ऑन ए 5 डिग्री कर्व ऑफ ए ब्रॉड गेज ट्रैक इज 110 किलोमीटर पर आवर। 5 डिग्री का कर्व है और 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और ब्रॉड गेज का ट्रैक है। एवरेज स्पीड ट्रेन की 85 किलोमीटर पर आवर है, तो कांट एफिशिएंसी कितनी होगी। जो हाईवे इंजीनियरिंग है उसमें हम जिसको सुपर एलिवेशन कहते हैं, जैसे रोड को आपने हल्का सा ऊपर उठा दिया, इसको हम सुपर एलिवेशन कहते हैं। उसी चीज़ को रेलवे के अंदर हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैंट बोलते हैं। और कैंट डेफिशिएंसी का क्या मतलब है कि भाई जितनी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए थी उससे कम कितनी प्रोवाइड करी है हमने। तो कैसे निकालोगे, उसके लिए दोस्तों आपको कैंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको डिग्री ऑफ कर्व दी है 5 डिग्री, तो इससे आप रेडियस निकाल सकते हो। ब्रॉड गेज के लिए आपको जी की वैल्यू पता है, मैक्सिमम स्पीड पता है, एवरेज स्पीड पता है। क्वेश्चन में आपको सब कुछ दिया हुआ है। मैक्सिमम स्पीड 110 और एवरेज स्पीड कितनी है 85। तो कांट डेफिशिएंसी क्या होती है कि भाई आपने इक्विलिब्रियम कैंट प्रोवाइड कर दिया जो मैक्सिमम स्पीड के लिए, और जो एक्चुअल कैंट प्रोवाइड किया गया है एवरेज स्पीड के लिए। जो सुपर एलिवेशन है रेलवे के ट्रैक में, जो रेलवे के ट्रैक में आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हो, इसको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। आप किसके लिए प्रोवाइड करोगे, आप तो एवरेज स्पीड के लिए प्रोवाइड करोगे। लेकिन अगर कोई ट्रेन वहाँ पे मैक्सिमम स्पीड के लिए जाएगी तो उसके लिए सुपर एलिवेशन कम पड़ जाएगा। आप समझ रहे हो ना बात को। जैसे आपने डिज़ाइन कर दिया 100 किलोमीटर के हिसाब से, अगर वहाँ पे 120 के हिसाब से कोई गाड़ी गई तो उसके लिए सुपर एलिवेशन कम पड़ जाएगा। तो वो कितना कम पड़ेगा वो हमें बताना है। तो जो थ्योरेटिकल कैंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, GV²/127R। ये तो आपने हाईवे में भी पढ़ा होगा, E+F = V²/127R। ये चीज़ हमने हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ी थी, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन को हम नहीं लेते। उसके अलावा जो हाईवे में निकालते हैं वो हम tan थीटा को लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सेंटीमीटर में निकालते हैं तो इसको हम G से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो GV²/127R। रेडियस कैसे निकालोगे, रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, रेडियस = 1720/R। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आपको ये फॉर्मूला देना है। अगर 20 मीटर की चेन है तो 1149/R। अगर 20 मीटर की चेन है तो तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो आपने रेडियस निकाल लिया, और सुपर एलिवेशन जो एवरेज स्पीड है, अच्छा पहले आपने मैक्सिमम स्पीड के लिए निकाला। मैक्सिमम स्पीड के लिए 46 यानी कि 110 की स्पीड के लिए, और 85 यानी कि एवरेज स्पीड के लिए कितना आ गया 27। तो कांट डेफिशिएंसी यानी इन दोनों का डिफरेंस। एवरेज स्पीड के लिए तो आप 27 सेंटीमीटर प्रोवाइड करोगे, आपने 27 सेंटीमीटर जो रेलवे का ट्रैक है ऊपर उठा दिया। लेकिन जो मैक्सिमम स्पीड वाली गाड़ी है उसके लिए कितना चाहिए था 46 सेंटीमीटर। तो कमी कितने की है, तो कमी आपकी कितनी आ गई 18.7। तो दोस्तों कमी तो है 18.7 की, लेकिन मैक्सिमम आप कमी कितने की कर सकते थे, तो मैक्सिमम जो आप कमी कर सकते थे 100 से ज़्यादा की स्पीड के लिए 10 सेंटीमीटर की कर सकते थे। तो हम मैक्सिमम कांट कितना प्रोवाइड करेंगे 10 सेंटीमीटर का। हम ये 18.7 को आंसर नहीं करेंगे, अगर इसको कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना होता है 10 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम आप कितने डेफिशिएंसी दोगे 10 सेंटीमीटर की। और ये टेबल आपको पता होनी चाहिए जो कांट का डेफिशिएंसी है 100 से कम की स्पीड के लिए और 100 से ज़्यादा के लिए। तो 10, फिर 7.6, फिर 5.1 और फिर 3.8। तो इतनी मुश्किल नहीं है याद करनी, हो जाती है याद। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टेबल है। और ये सभी जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के करवा रहा हूँ, कहीं किसी को ऐसे ना लगे कि भाई ये अनरेलिवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ये चीज़ तो आप कह ही नहीं सकते कि अनरेलिवेंट है, या फिर ये हम कैसे याद करेंगे। तो कांट डेफिशिएंसी आपको याद होनी चाहिए। मैक्सिमम 10 थी, अब आई हमारी 18.7, तो हम कितनी प्रोवाइड करेंगे, हम 10 सेंटीमीटर प्रोवाइड करेंगे, हम 10 सेंटीमीटर।
इसमें इसने 18.7 का भी आंसर दिया हुआ है, लेकिन अगर किसी ने 18.7 कर दिया होता तो उसका वो गलत हो जाता। तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एयरपोर्ट मैच द फॉलोइंग। तो एयरपोर्ट के लिए आपको मैच द फॉलोइंग करना है। बेसिक रनवे लेंथ, एयरपोर्ट ड्रेनेज, रनवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एंड रनवे कैपेसिटी। तो ऑप्शन देखते हैं। लोकेशन ऑफ एग्जिट टैक्सीवे, इंजन फेरियर क्लास, विड्थ एंड लेंथ ऑफ सेफ्टी एरिया एंड ग्रेडिंग ऑफ द एयरपोर्ट। तो मैच द फॉलोइंग करने का सही तरीका क्या होता है? जो आपको सबसे अच्छे से ऑप्शन पता है, क्लियरली पता है, सबसे पहले उसको वो करिए आप सिलेक्ट। तो जैसे मेरे को इसमें पता है एयरपोर्ट का ड्रेनेज, ड्रेनेज यानी कि जो पानी की निकासी हो गई, यानी कि बारिश वगैरह का पानी निकल जाए, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो करेगा ग्रेडिंग के ऊपर। यानी कि भाई 2% का ग्रेडियंट है, 3% का ग्रेडियंट है, तो बी का 4 ऑप्शन। बी का 4 ऑप्शन कितनों के अंदर है? तो बी का 4 ऑप्शन कितनों में है? केवल एक ऑप्शन में है, बी का 4 केवल एक के अंदर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो कितना आसान है मैच दी फॉलोइंग करना, केवल एक आपने मैच कर दी और आपके बाकी सभी करेक्ट हो गए। उसके अलावा जो रनवे की लेंथ है, रनवे की लेंथ छोड़ो, आप इसको देखो। जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है, हाईवे का ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हम क्या करते हैं भाई? रोड का रेडियस कितना होगा, सुपर एलिवेशन कितना होगा, सुपर इक्विलिब्रियम, और ये सब चीज़ें हम निकालते हैं। तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हम लेंथ, विड्थ, हाइट, ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में, भाई लेंथ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी। तो सी का 3 ऑप्शन, सी का 3 कितनों में है? सी का 3 केवल एक में है, बी का 4 केवल एक में है। तो 2 ऑप्शन आपके ठीक हो गए। फिर और देखते हैं, रनवे कैपेसिटी, डी ऑप्शन। तो रनवे कैपेसिटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी? लोकेशन ऑफ द एग्जिट टैक्सीवे। रनवे कैपेसिटी का क्या मतलब है? रनवे कैपेसिटी का मतलब है भाई एक दिन में 10 हवाई जहाज उड़ेंगे, 20 हवाई जहाज उड़ेंगे, तो इस टाइप से। और वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी? जो टैक्सीवे हैं उनकी लोकेशन क्या है। जैसे ये आपका एयरपोर्ट है और यहाँ जैसे ये टैक्सीवे बनी हुई हैं, भाई आपका हवाई जहाज चल के ऐसे ही तो इसके ऊपर आएगा इनमें से। तो अगर इनकी ज़्यादा लोकेशन होंगी, भाई फटाफट हवाई जहाज आएंगे, उड़ते हुए चले जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा टैक्सीवे होंगी उतना ज़्यादा हवाई जहाज उसमें से उड़ सकते हैं। तो जो रनवे की कैपेसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? एग्जिट टैक्सीवे की लोकेशन के ऊपर। और बेसिक रनवे लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? जो ए ऑप्शन है, बेसिक रनवे लेंथ, ये डिपेंड करेगी आपकी इंजन फेलियर क्लास के ऊपर। किसके ऊपर? इंजन फेलियर क्लास। भाई 1000 हॉर्स पावर का इंजन है, 2000 हॉर्स पावर का इंजन है, तो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी ना भाई रनवे लेंथ कितनी होगी। एक तो ऐसा भाई जहाज भाई 10,000 हॉर्स पावर का इंजन है, 10 मीटर के अंदर ही उसने टेक ऑफ कर लिया। एक इंजन है भाई 1000 हॉर्स पावर का, वो धीरे धीरे अपनी स्पीड इंक्रीज करेगा और तब फ्लाई करेगा। तो जो रनवे लेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर गई? इंजन फेलियर क्लास के ऊपर। तो ये चारों ऑप्शन मैंने आपको समझा दिए हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है नॉर्मल लैंडिंग केस। नॉर्मल लैंडिंग केस, तो ये जो आपका रनवे है, तो जो आपका एयरपोर्ट आएगा यानी हवाई जहाज है, ऐसे थोड़े ना है कि भाई मान ले 100 मीटर के तो 90 मीटर पे जाके एयरक्राफ्ट रुकेगा। एयरक्राफ्ट आपका कहाँ पे रुक जाना चाहिए? 60% जो इसकी लेंथ है वहाँ पे जाके एयरक्राफ्ट आपका रुक जाना चाहिए। यानी अगर 1000 मीटर की लेंथ है तो 600 मीटर पे आपका हवाई जहाज रुक जाना चाहिए। आप बात को समझ रहे हो? अगर 1000 मीटर लेंथ है तो और 900 मीटर पे जाके हवाई जहाज रुक रहा है तो वो तो खतरनाक चीज़ हो गई ना, वो तो एक्सीडेंट करवा देगा। तो 660% जो लेंथ है वहाँ पे जाके आपका एयरक्राफ्ट रुक जाना चाहिए। एयरक्राफ्ट कम टू स्टॉप विद इन दी 60% ऑफ द लैंडिंग डिस्टेंस। उसके अलावा एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए, हवाई जहाज जब उतरना शुरू करेगा तो जब रनवे के ऊपर पास आएगा, यानी कि ये रनवे के पास है, यहाँ पे देखो रनवे शुरू हो गया ना यहाँ पे, तो कितनी हाइट होनी चाहिए उसकी? 15 मीटर हाइट होनी चाहिए उसकी। कितनी हाइट होनी चाहिए? 15 मीटर। ये फिक्स है, 15 मीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। उसके अलावा नॉर्मल टेक ऑफ केस,
जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा तो जो कलियर वे की विड्थ है, इसमें विड्थ की बात कर रहे हैं यानी कि चौड़ाई की, वो कितनी होनी चाहिए? 150 मीटर। ये देखिए आप, एयरक्राफ्ट है आपका, ये एयरक्राफ्ट है। जब ये उड़ना शुरू करेगा तो जो ये कलियर वे आपने बनाया हुआ है उड़ते हुए टाइम की, यानी ज़मीन से ऊपर उड़ते हुए, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? मिनिमम इसकी विड्थ होनी चाहिए 150 मीटर। उसके अलावा जब एयरक्राफ्ट उड़ेगा तब इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? जब ये कलियर वे के पास आ जाता है तब इसकी हाइट 10.5 मीटर मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि 10.5 मीटर से ज़्यादा हाइट होगी तो बढ़िया बात है, लेकिन 10.5 से तो ज़्यादा हाइट इसकी होनी ही चाहिए। जब एयरक्राफ्ट नीचे उतरता तब कितनी हाइट हमने देखी थी? 15 मीटर। और जब एयरक्राफ्ट ऊपर उड़ रहा तब हाइट कितनी होनी चाहिए? 10.5 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आपसे पूछता है। ये 150 मीटर हमने विड्थ देख ली थी, 10.5 मीटर की हाइट होनी चाहिए जब वो उड़ने वाला होगा। उसके अलावा ये सब डिस्टेंस होते हैं। एक होता है लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस। लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस का क्या मतलब है? वो वाला पॉइंट जब एयरक्राफ्ट के पहियों ने ज़मीन को छोड़ दिया, एयरक्राफ्ट के पहियों ने जब ज़मीन को छोड़ दिया तो उसको हम क्या कहेंगे? लिफ्ट ऑफ पॉइंट, यानी कि पूरा एयरक्राफ्ट अब हवा के अंदर है, तो लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस। उसके अलावा ये सब डिस्टेंस होते हैं, उनको इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, जो जितना बताया उतना मोर देन सफिशिएंट है इसके लिए, एयरपोर्ट के लिए। करेक्शन हो गई। एयरक्राफ्ट का जो रनवे है वो हमने देख लिया, क्या क्या पॉइंट होते हैं। उसके अलावा ग्रेडियंट देख लो। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन को, जो रनवे वगैरह का डिज़ाइन है उसके लिए वो गाइडलाइन देता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। और ABC जो टाइप के एयरक्राफ्ट वो हैं एयरपोर्ट है, वहाँ पे ग्रेडियंट कितना हो सकता है? 1.5%। और D एंड E टाइप के वहाँ पे 2% का ग्रेडियंट हो सकता है। तो ये सब पॉइंट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल हार्बर आर कंस्ट्रक्टेड बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड फ्रॉम लैंड टू द सी सो एज टू क्रिएट ए काम एरिया फॉर द बर्थिंग ऑफ वेसल, सच स्ट्रक्चर आर नोन एज दी। तो बर्थिंग ऑफ वेसल का क्या मतलब है? यानी कि जो समुद्री जहाज हैं उनके रुकने के लिए हम एक काल्म वाटर का मतलब यानी कि ठहरा हुआ पानी, स्थिर पानी जिसके अंदर लहरें ना हो, वैसा हम एरिया प्रोवाइड करते हैं, आर्टिफिशियल हार्बर बनाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम ब्रेक वाटर बोलते हैं, उनको हम ब्रेक वाटर बोलेंगे। उनको हम क्या बोलेंगे? ब्रेक वाटर। किन चीज़ों को? उन स्ट्रक्चर्स को। ब्रेक वाटर क्या होता है? ये प्रोटेक्टिव बैरियर होता है जो आर्टिफिशियल हार्बर के अंदर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ताकि जो पानी की लहरें हैं वो समुद्री जहाज़ों को नुकसान ना पहुंचा पाएँ, और जो स्थिर पानी है, रुका हुआ पानी है, स्टेबल पानी है, वो हमारे पास मिल सके। उसके अलावा ये ग्रोइन शब्द इसके अंदर आया क्वेश्चन में, तो ग्रोइन का मतलब क्या होता है? ये लॉन्ग नैरो स्ट्रक्चर होता है जिसको बीच समुद्र के किनारे पे हम बनाते हैं ताकि जो इरोजन है वो ना हो पाए, ताकि इरोजन ना हो पाए। ग्रोइन क्या होता है? लॉन्ग नैरो स्ट्रक्चर, ताकि जो समुद्र का वो हमारे बीच हैं उनका इरोजन ना हो पाए, तो वे ग्रोइन्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द डिफरेंट मेथड ऑफ टनल कंस्ट्रक्शन आइडेंटिफाई द वन विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर रॉक। तो टनल कंस्ट्रक्शन के जो मेथड होते हैं इनमें से कौन सा मेथड रॉक्स के लिए सूटेबल नहीं है? तो जो शेल्ड मेथड है वो रॉक के लिए सूटेबल नहीं है। तो जब वो टनल करते हैं रॉक के लिए तो ये मेथड होते हैं फुल फेस, हेडिंग एंड बेंचिंग एंड ड्रिफ्ट मेथड, सॉफ्ट सोयल में ये सब मेथड होते हैं। तो एक बार पढ़ लेना, इसको याद करने की कोशिश नहीं करनी, बस एक बार पढ़ लेना, कहानी खत्म, बस इतना है। तो रॉक के लिए इनमें से कौन सा मेथड नहीं है? शील्ड मेथड रॉक के लिए नहीं है। तो जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया ना कि एक बार क्वेश्चन आया और बिल्कुल फैक्चुअल बेस है और हमारे सिलेबस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस एक बार रीडिंग देख ली हमने सोल्यूशन की, बस कहानी खत्म। याद होगा तो ठीक है, नहीं होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? CST सीरीज ऑफ स्लीपर आर मेड ऑफ द वुड। तो जो CST स्लीपर होते हैं वे क्या वुड के बने हुए होते हैं? तो ये गलत लिखा हुआ है। CST का क्या मतलब?
CST जो स्लीपर्स होते हैं वो कास्ट आयरन के बने होते हैं। CST स्लीपर्स किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन के, कास्ट आयरन। तो जो C है मतलब कास्ट आयरन टाइप के जो स्लीपर हैं वे वुड के नहीं बने होते। तो पहले स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इज कैलकुलेटेड फॉर दी वुडन स्लीपर। तो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स होता है वो वुडन स्लीपर्स के लिए हम निकालते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओनली 2 इज करेक्ट। तो CST का क्या मतलब है? CST का मतलब है सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल। तो इस टाइप के जो स्लीपर होते हैं वे कास्ट आयरन के बने होते हैं। स्लीपर्स का तो मतलब आप समझते होगे ना, जो रेल की पटरियाँ होती हैं इस टाइप की कुछ ब्लॉक्स के ऊपर रखी हुई होती हैं। आप कभी एयरपोर्ट वहाँ पे रेलवे स्टेशन गए होगे तो देखा होगा आपने, इनके ऊपर ये रेल की पटरियाँ बिछी होती हैं, तो उनको हम स्लीपर बोलते हैं। और CST स्लीपर किसके होते हैं? कास्ट आयरन के। CST की फुल फॉर्म क्या हुई? सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल। CST 9 टाइप के जो स्लीपर होते हैं इंडियन रेलवे में मोस्टली यूज किए जाते हैं। उसके अलावा जो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स होता है, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, ये किस चीज़ के लिए हम निकालते हैं? ये हम वुड के लिए निकालते हैं। ये हम किसके लिए निकालते हैं? कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, जो वुडन स्लीपर होते हैं उनके लिए। और इसकी वैल्यू हम कैसे डिफाइन करते हैं? S + 10H डिवाइड बाई 20। S क्या है? जनरल स्ट्रेंथ फॉर ग्रीन टिम्बर, और H क्या है? हार्डनेस फॉर ग्रीन एंड ड्राई टिम्बर है 12% मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि 12% मॉइस्चर कंटेंट पे उसकी जनरल स्ट्रेंथ और जो उसकी हार्डनेस है उसके हिसाब से हम कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स को निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला जैसे आपने देख लिया, ज़्यादा याद करने की कोशिश मत करना, बस देख लिया ठीक है। 12% मॉइस्चर पे करते हैं और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। CST कास्ट आयरन, कंपोजिट स्लीपर वुड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम कैन करेक्टेड बाय टाइटनिंग द फिश बोल्ट। तो फिश बोल्ट को टाइट करके आप कौन सी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो? तो जो बल्किंग ऑफ ट्रैक है इस वाली प्रॉब्लम को आप फिश प्लेट को टाइट करके सॉल्व कर सकते हो। फिश प्लेट क्या होती है? जैसे एक रेल ये है, दूसरी रेल ये है, ठीक है। रेल मतलब जो पटरी होती है उसको हम रेल बोलते हैं, और जो इन रेल के ऊपर चलती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेलगाड़ी बोलते हैं। इन दो स्लीपर को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम फिश प्लेट का यूज करते हैं और यहाँ पे बोल्ट लगा देते हैं, इनको फिश बोल्ट बोलते हैं। तो अगर ये लूज हो जाते हैं तो ये बकल कर सकती है। बकलिंग का मतलब आपको पता है, आपने अच्छे से स्ट्रक्चर में ही पढ़ा है। ये आपका कॉलम है, आपने लोड लगाया तो ऐसे बकल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी बकलिंग ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फिश बोल्ट को टाइट कर देते हैं। उसके अलावा आप और क्या क्या चीज़ें कर सकते हो? एक्स्ट्रा शोल्डर ब्लास्ट प्रोवाइड कर सकते हो। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? जो रोडी टाइप की पड़ी होती है ना रेल के नीचे, तो उनको हम ब्लास्ट बोलते हैं। वे आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकते हो। स्लीपर की डेंसिटी इंक्रीज कर सकते हो। भाई पहले एक रेल लेंथ के अंदर यानी कि 12-13 मीटर में 4 स्लीपर थे, आप 6 स्लीपर प्रोवाइड कर दो, इस टाइप से कर सकते हो। और एंटी क्रीप फास्टनिंग का आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैट ग्रेविटेशनल हम्प यार्ड आर टाइप ऑफ दी। तो जो फ्लैट यार्ड हो गए, ग्रेविटेशनल यार्ड हो गए, हम्प यार्ड हो गए, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये मार्शलिंग यार्ड के, डी ऑप्शन, ये मार्शलिंग यार्ड के एग्जाम्पल हैं। ये किसके एग्जाम्पल है? मार्शलिंग यार्ड के। यार्ड क्या होता है? तो यार्ड इज ए सिस्टम ऑफ ट्रैक लेड फॉर रिसीविंग, शॉर्टिंग, मेकिंग अप ऑफ न्यू ट्रेन, डिस्पैच ऑफ व्हीकल्स एंड फॉर अदर पर्पज। यानी कि रेलगाड़ी होती है तो उसके अंदर डिब्बों को आगे पीछे करने के लिए, नए डिब्बे जोड़ने के लिए, नई रेलगाड़ी बनाने के लिए और रेलगाड़ियों को डिस्पैच करने के लिए हम क्या बनाते हैं? स्टेशन यार्ड का यूज करते हैं। और यार्ड कितने प्रकार के होते हैं? पैसेंजर बोगी यार्ड, गुड यार्ड, मार्शलिंग यार्ड, लोकोमोटिव यार्ड। तो लोकोमोटिव यार्ड में लोकोमोटिव आएगी, पैसेंजर बोगी के अंदर जो रेलगाड़ी होती है पैसेंजर वाली भी आएंगी। गुड्स यार्ड के अंदर क्या आएंगी? यानी कि ऐसी रेलगाड़ियाँ जिसमें गुड्स यानी कि सामान रखा हुआ होगा, वे चीज़ें आएंगी। और यहाँ पे क्या होती हैं? रेलगाड़ियाँ रिसीव होती हैं, यानी कि रेलगाड़ी आएगी, शॉर्ट करेंगे उसको, यानी कि उसके डिब्बों को आगे पीछे करना हो गया, साफ़ सफाई हो गई, और नई ट्रेन को बनाएंगे और फिर उसको डिस्पैच कर देंगे, भेज देंगे यानी कि उसको। तो यार्ड का ये काम होता है। जैसे बस के लिए बस स्टेशन होता है, तो रेलगाड़ियों के लिए यार्ड हो गया। एक होता है मार्शलिंग यार्ड। मार्शलिंग यार्ड क्या होता है? इसमें रेलगाड़ियाँ आएंगी, उनको ब्रेकअप करेंगे, रिफॉर्म करेंगे और डिस्पैच कर देंगे।
तो ट्रेन्स आर रिसीव शॉर्टेड आउट एंड न्यू ट्रेन आर फॉर्म एंड डिस्पैच टू देयर लोकेशन। यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं, रिसेप्शन, शॉर्टिंग एंड डिपार्चर। रिसेप्शन का मतलब भाई रेलगाड़ी आई, आपने उसका रिसेप्शन कर लिया, यानी कि उसको अंदर ले लिया, फिर उसको शॉर्ट कर दिया, यानी कि शॉर्ट यानी कि फ़िल्टर वगैरह लगा के कि भाई ये गाड़ी वहाँ जाएगी, ये गाड़ी वहाँ जाएगी, इसको आगे लगाओ, इसको पीछे लगाओ, फिर उसको डिपार्चर यानी उसको बेच दिया। तो ये काम इसमें होता है, मार्शलिंग यार्ड में होता है। मार्शलिंग यार्ड में क्या क्या होते हैं? फ्लैट यार्ड होते हैं भाई, प्लेन्स के अंदर हम कौन से फ्लैट यार्ड। तो इसमें जो रेलगाड़ी चलेगी किससे? इंजन के थ्रू चलेगी। ग्रेविटेशनल यार्ड होते हैं, इसके अंदर गाड़ी किससे चलेगी? जो ग्रेविटी का इफेक्ट है उसकी वजह से, और ब्रेक लगा के हम उसको रोक लेंगे, और जब चलानी होगी तब ब्रेक को छोड़ देंगे, तो ग्रेविटेशनल यार्ड। उसके अलावा इसमें हम्प यार्ड होते हैं, लोकोमोटिव यार्ड होते हैं। लोकोमोटिव यार्ड जहाँ पे जो लोकोमोटिव आता है, यानी कि रेलगाड़ी का जो इंजन हो गया, वहाँ पे उसका कोयला डालना हो गया, पानी देना हो गया, फ्यूल वगैरह हो गया, तो ये सब काम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज ऑफ प्लेट लेइंग इन ट्रैक कंस्ट्रक्शन इंक्लूड। तो जो ट्रैक होता है उसके अंदर प्लेट लेइंग का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या होता है? उसके अंदर प्लेसिंग ऑफ रेल एंड स्लीपर्स, यानी कि जो रेल की पटरी हैं वो आपने बिछा दी और जो स्लीपर हैं वो आपने बिछा दिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेसिंग ऑफ रेल एंड स्लीपर। ये किस में आता है? स्टेज ऑफ प्लेट लेइंग। स्टेज ऑफ प्लेट लेइंग में क्या आएगा? प्लेसिंग ऑफ रेल एंड स्लीपर। और जो रेलवे ट्रैक, जो आप नया रेलवे ट्रैक बना रहे हो, तो उसके अंदर 3 स्टेज होते हैं, अर्थवर्क का, प्लेट लेइंग का और लेइंग ऑफ ब्लास्ट का। तो प्लेट लेइंग के अंदर क्या क्या आएगा? प्लेसिंग ऑफ रेल एंड स्लीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रीप इन रेलवे ट्रैक विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी अडॉप्टेड। तो जो क्रीप होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए आप कौन से मेथड को अडॉप्ट कर सकते हो? क्रीप क्या होता है? क्रीप होता है किसी चीज़ की लेंथ इंक्रीज हो जाती है लोडिंग की वजह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रीप बोलते हैं। तो हम कौन कौन से मेथड को यूज कर सकते हैं? जो रेल के नीचे एंकर लगा सकते हैं। एंकर का मतलब भाई आपने कील वगैरह गाड़ के या फिर किसी और चीज़ से उस रेल को वहीं की वहीं पर रोक दिया, तो एंकर आप लगा सकते हो, या फिर स्टील स्लीपर्स का आप यूज कर सकते हो। इन 2 मेथड से आप क्रीपिंग को रोक सकते हो। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप क्रीप को रेलवे ट्रैक में कैसे प्रिवेंट करोगे? एंकर बिलो द रेल्स और यूज ऑफ स्टील स्लीपर। एंकर क्या होता है? एंकर जैसे समुद्री जहाज में आपने देखा होगा ना भाई, एक रस्सी से इस टाइप का कुछ ये बंधा होता है, समुद्री जहाज़ों में आपने देखा होगा, तो इसको एंकर बोलते हैं। तो एंकर यानी कि आपने उस चीज़ को, जैसे समुद्री जहाज़ को रोकने के लिए आपने लंगर डाल दिया, यानी कि एंकर कर दिया उसको। एंकरिंग ऑफ वॉल हो गया भाई, दीवार के अंदर आपने पाइल्स वगैरह कर दिए, तो वैसे ही भाई लोहे की कील वगैरह से या किसी और चीज़ से आपने उस रेल को वहीं पे फिट कर दिया, तो एंकरिंग कर दी। और स्टील स्लीपर का आप यूज कर सकते हो क्रीप को प्रिवेंट करने के लिए। उसके अलावा आप इन सब मेथड का भी यूज कर सकते हो भाई। नंबर ऑफ स्लीपर आप इंक्रीज़ कर सकते हो, सफिशिएंट ब्लास्ट प्रोवाइड कर सकते हो, और स्टील स्लीपर का यूज कर सकते हो गुड ग्रिप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन क्लियरेंस लाइन एंड एक्सटेंडेड प्लेन ऑफ द रनवे सरफेस एंड द अदर एंड ऑफ द रनवे इज नोन एज दी। तो इसको हम क्या कहेंगे? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द रनवे। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द रनवे यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन क्लियरेंस लाइन। जैसे ये आपका रनवे है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्लियरेंस लाइन से लेके जो तो आपको दूसरा एंड होगा, ये क्या आपकी पूरी रनवे की इफेक्टिव लेंथ, ये आपकी रनवे की इफेक्टिव लेंथ। तो इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है कि ऑब्स्ट्रक्शन क्लियरेंस लाइन से लेके जो दूसरा सिरा है उसको हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द रनवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। लीड ऑफ क्रॉसिंग, स्विच लीड, कर्व लीड, हिल डाइवर्जेंस। तो जो आपका क्रॉसिंग बनती है रेलवे के अंदर, वहाँ से क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में करने का क्या तरीका है? इनमें से किसी भी 2 को आप याद कर लेना, तो बाकी आपके अपने आप हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे स्विच लीड आपने याद कर लेना है। स्विच लीड क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द टेंजेंट पॉइंट टू द हील ऑफ द स्विच। तो स्विच का जो हील है वहाँ से लेकर टेंजेंट पॉइंट तक का डिस्टेंस स्विच लीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्विच लीड। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको बस याद करना पड़ेगा, इसमें समझाने का नहीं है कुछ। कर्व लीड वे टेंजेंट पॉइंट से लेके थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग तक का डिस्टेंस कर्व लीड। तो कोई भी 2 याद कर लेना इनमें से, अगर पेपर में आता है तो एलिमिनेट करके आप इस चीज़ को सोल्व कर सकते हो। बाकी रीडिंग पूरी की दे लेना, क्योंकि 4 हैं, सेम से लगते हैं, याद होने में मुश्किल होती है, तो कुछ अपना आप शॉर्टकट वगैरह बना के इसको याद कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। अपनी जो
रेलवे है, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग है, वो कंप्लीट हो गई है। जितने भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वे हमने सभी कर लिए हैं। एयरपोर्ट के तो लगभग सभी कर लिए हैं, रेलवे के थोड़े बहुत छोड़े हैं जो बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन थे। तो जो मेरे को लगा भाई थोड़ा डिफ़िकल्ट है, चैलेंजिंग है और भाई कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है वे मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि पेपर बिल्कुल आने ही वाला है, 10-15 दिन आपके बचे हुए हैं। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय।